काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बीएससी प्रथम वर्ष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, आधारभूत कार्बनिक रसायन यानी कि फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे सिलेबस में क्या-क्या है और इस सफर को हम कैसे आसान और दिलचस्प बना सकते हैं। देखिए, किसी भी विषय को शुरू करने से पहले उसका एक पूरा नक्शा हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है। ये जो पूरी चर्चा है, इसका मकसद यही है कि आपको एक बिल्कुल साफ रोड मैप मिल जाए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और सब लोग अच्छे से तैयार हो सकें। तो चलिए फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। विषय है हमारा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और जो पेपर हम पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या आधारभूत कार्बनिक रसायन। ध्यान रखिएगा, ये एक माइनर पेपर है। तो यूनिट 1 से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और देखिए, ये यूनिट बहुत ही खास है। हम सीधे केमिकल रिएक्शंस पर नहीं कूदेंगे, बल्कि पहले ये समझेंगे कि भारत में केमिस्ट्री का इतिहास कितना पुराना और समृद्ध रहा है। हम आज के विज्ञान को उसकी प्राचीन जड़ों से जोड़कर देखेंगे। अब इस यूनिट में हम क्या-क्या कवर करेंगे, वो देखिए। हम देखेंगे कि हमारे प्राचीन दर्शन जैसे कि सांख्य या न्याय वैशेषिक, इनमें रसायन की बातें कहाँ मिलती हैं। सुश्रुत संहिता में क्या ज्ञान था, और ये भी बहुत दिलचस्प है कि बौद्ध और जैन दार्शनिकों ने एटम या परमाणु के बारे में क्या सिद्धांत दिए थे। ये सब हमारी वैज्ञानिक सोच की नींव हैं। तो इसी पहली यूनिट में हम रसशाला जैसे कॉन्सेप्ट्स को गहराई से जानेंगे। रसशाला क्या थी, ये समझिए कि ये प्राचीन भारत की केमिकल लैब्स थीं। यहीं पर डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, एक्सट्रैक्शन जैसी टेक्निक्स डेवलप हुईं। हम चरक और सुश्रुत के समय की जो महान रासायनिक परंपराएं थीं, उनको भी समझेंगे। चलिए अब इतिहास से निकलकर केमिस्ट्री के कोर में चलते हैं। यूनिट 2, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग यानी संरचना और आबंधन। अब हम मॉलिक्यूल्स की दुनिया में उतरेंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर ये एटम्स एक दूसरे से जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते कैसे हैं। देखिए, ये यूनिट सच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है। अगर ये समझ आ गई तो आगे सब आसान हो जाएगा। इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण को समझेंगे, जिससे मीथेन या इथिलीन जैसे अणुओं का आकार तय होता है, और साथ ही हम हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग और वॉन डेर वाल इंटरैक्शन जैसे उन फोर्सेस के बारे में जानेंगे जो मॉलिक्यूल्स के बीच काम करते हैं। अब इस यूनिट का एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से कैसे हिलते हैं, क्योंकि जानते हैं यही चीज तय करती है कि वो मॉलिक्यूल कितना रिएक्टिव होगा, कैसे रिएक्ट करेगा। हम इसमें 3 मेन इफेक्ट्स पढ़ेंगे, इंडक्टिव, मेसोमेरिक जिसे रेजोनेंस भी कहते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यूनिट 2 में हमने सीखा कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब यूनिट 3 में हम अगला कदम बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, एक से दूसरे में बदलते कैसे हैं। सही मायनों में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिल है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो इस यूनिट में हम किसी भी रिएक्शन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। हम बॉन्ड फिशन से शुरू करेंगे, मतलब केमिकल बॉन्ड टूटता कैसे है। इसके 2 तरीके होते हैं, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। फिर हम रिएजेंट्स को समझेंगे, जैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जो असल में रिएक्शन करवाते हैं। और फिर देखेंगे कि रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। रिएक्शन के दौरान कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बनती हैं, जिन्हें हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कहते हैं। ये बहुत कम समय के लिए बनते हैं, लेकिन बहुत जरूरी होते हैं। ये 3 मुख्य हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, इनके चार्ज और स्टेबिलिटी अलग अलग होते हैं, और रिएक्शन किस रास्ते जाएगा ये इन्हीं की स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। चलिए अब एक और मजेदार दुनिया में चलते हैं। यूनिट 4, स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी त्रिविम रसायन। अभी तक हम मॉलिक्यूल्स को कागज पर 2D में देख रहे थे। अब हम अपनी समझ में एक तीसरा डायमेंशन, 3D डायमेंशन जोड़ने जा रहे हैं। ये यूनिट बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि यह हमें बताती है कि क्यों ऐसा होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स का केमिकल फॉर्मूला तो एक जैसा होता है, लेकिन सिर्फ स्पेस में उनके एटम्स की अलग अलग अरेंजमेंट की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। इसमें हम आइसोमरिज्म, कैरलिटी और एनेंशियोमर जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे।
अब सवाल यह है कि 3D मॉलिक्यूल को 2D कागज पर दिखाएं कैसे। इसके लिए कुछ खास टेक्निक्स हैं जिन्हें हम प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज कहते हैं। हम न्यूमैन, सॉहॉर्स और फिशर प्रोजेक्शंस बनाना सीखेंगे। ये एक बहुत ज़रूरी स्किल है जो हमें ईथेन और ब्यूटेन जैसे मॉलिक्यूल्स के अलग अलग 3D शेप्स यानी कन्फर्मेशंस को समझने में मदद करेगा। और अब आते हैं हमारी आखिरी यूनिट पर, यूनिट 5 हाइड्रोकार्बन्स। अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, बॉन्डिंग, रिएक्शन मैकेनिज्म्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री, उन सबको अब हम अप्लाई करेंगे। और किस पर? सबसे सरल और सबसे फाउंडेशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर, यानी हाइड्रोकार्बन्स पर। हाइड्रोकार्बन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। इस यूनिट में हम एल्केन, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उनका नाम कैसे रखते हैं, यानी IUPAC नोमेनक्लेचर, उन्हें बनाते कैसे हैं और उनकी खास रिएक्शंस कौन सी हैं। वुड्स रिएक्शन, मार्कोवेनिकॉफ का नियम, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसी यूनिट में हैं। इतना ही नहीं, हम साइक्लोएल्केन यानी रिंग वाले कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को समझने के लिए बेयर का स्ट्रेन थ्योरी भी देखेंगे। और एक बहुत ही यूनिक बात समझेंगे कि एल्काइन, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो एसिडिक क्यों होते हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उन्हें बाकी हाइड्रोकार्बन से बिल्कुल अलग बनाती है। तो ये था हमारे पूरे सिलेबस का एक खाका। एक एक यूनिट में हमें क्या पढ़ना है वो हमने देख लिया। लेकिन सिर्फ सिलेबस जान लेना काफ़ी नहीं होता, है ना? अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी किताबों की भी ज़रूरत होती है, और ये भी पता होना चाहिए कि ये पढ़ाई हमें भविष्य में कहाँ ले जाएगी। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, एक अच्छा स्टूडेंट जानता है कि उसे पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है। तो अब हम दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहली, कौन सी किताबें आपके लिए बेस्ट रहेंगी, और दूसरी, इस विषय को पढ़ने के बाद करियर के कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। देखिए, सिलेबस में कुछ बहुत अच्छी किताबों के नाम दिए गए हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अरुण बहल और BS बहल की टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही अच्छी किताब है। भाषा बहुत सरल है। और अगर किसी को और भी गहराई में जाना है, एडवांस लेवल पे पढ़ना है, तो उसके लिए मार्चेस एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेहतर कुछ नहीं है। अब बात करते हैं करियर की। कई लोगों को लगता है कि केमिस्ट्री के बाद सिर्फ टीचिंग का ऑप्शन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकारी क्षेत्र में देखिए कितनी सारी संभावना है। आप ONGC, IOCL जैसे बड़े PSUs में केमिस्ट बन सकते हैं, फोरेंसिक साइंस लैब्स में जा सकते हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक फील्ड है, या फिर FSSAI में फूड सेफ्टी ऑफिसर बनकर देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर तो अवसरों से भरा पड़ा है। दवाइयां बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनियों में R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। एग्रोकेमिकल, पेंट, पॉलीमर, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां केमिस्ट की जरूरत ना हो। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस तो हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक जरूरी हिस्सा है, वहां भी बहुत स्कोप है। तो ये है आपके फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सफर का पूरा रोड मैप। मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन में एक साफ तस्वीर बन गई होगी और थोड़ा आत्मविश्वास भी आया होगा। तो अब जब पूरा नक्शा आपके सामने है, तो जरा सोचिए, इस पूरी यात्रा का कौन सा हिस्सा है जिसके बारे में जानने के लिए आप सबसे ज्यादा उत्सुक हैं? क्या वो भारत का प्राचीन रसायन विज्ञान है, या फिर मॉलिक्यूल्स की वो 3D दुनिया? सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली पढ़ाई और असली मजा तो अब शुरू होगा।